1950 और 1960 के दशक के बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर के बारे में सोचना मतलब सच में बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसा समय था जब भारतीय सिनेमा की आवाजें हर जगह गूंजती थीं। बिल्कुल। चाहे बात रेडियो की हो या फिर उन खचाखच भरे सिनेमा घरों की। हाँ, या वो गली नुक्कड़ पर बजने वाले ग्रामोफोन, हर जगह बस उन्हीं सदाबहार गानों का जादू था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का वो दौर जहां संगीत ही एक तरह से फिल्मों की असल आत्मा हुआ करता था। एकदम सही। संगीत के बिना उस दौर की फिल्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इन सुरीली धुनों और इस चकाचौंध के पीछे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ था। एक ऐसा विरोधाभास जिसके बारे में अक्सर मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं होती। जी। जिन आवाजों ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा था, उन आवाजों के पीछे जो असली इंसान थे, उनके पास इस पूरी इंडस्ट्री में लगभग कोई ताकत या कोई पावर नहीं थी। कोई आर्थिक नियंत्रण नहीं था उनके पास। बिल्कुल। तो आज की इस गहन विश्लेषण में हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों के आधार पर हम लता मंगेशकर और सिंगर रॉयल्टी की इस ऐतिहासिक लड़ाई पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और ये साफ कर देना जरूरी है कि ये केवल कुछ सुरीले गानों या संगीत के इतिहास की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में बिजनेस की, अधिकारों की और एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दशकों पुराने आर्थिक ढांचे को जड़ से चुनौती देने की एक बेहद क्रांतिकारी कहानी है। बहुत बड़ा बदलाव था वो। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। उस दौर में मतलब 1950s के दशक में एक प्लेबैक सिंगर का काम असल में कैसे होता था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि सिस्टम बहुत सीधा था। बहुत ही सीधा। गायक स्टूडियो जाते थे, एक बेहतरीन गाना रिकॉर्ड करते थे, अपनी मेहनत के लिए एक तय फीस लेते थे और बस बात वहीं खत्म। हाँ, बात वहीं खत्म। इसके बाद म्यूजिक कंपनियां उसी गाने के रिकॉर्ड्स बेचकर दशकों तक मुनाफा कमाती रहती थीं। और उस भारी मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा भी उस गायक तक नहीं पहुंचता था। बिल्कुल नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, मुनाफे में कोई हिस्सेदारी नहीं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक अकेली आवाज ने इस पूरी स्थापित और मजबूत व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर गायकों को केवल अदृश्य कलाकारों की श्रेणी से निकालकर इंडस्ट्री के मुख्य हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स में बदल दिया। यहाँ जो बात मुझे सबसे हैरान करती है वो ये है कि उस समय का जो बिजनेस मॉडल था वो पूरी तरह से एक तरफा था। पूरी तरह से। अगर 1950 और शुरुआती 60 के दशक की कार्यप्रणाली को गहराई से देखा जाए तो निर्माता और म्यूजिक लेबल ही इस पूरी व्यवस्था के निर्विवाद राजा हुआ करते थे। सारा का सारा नियंत्रण उनके हाथ में था। सारा नियंत्रण। उनका मॉडल स्पष्ट था। वे फिल्मों के निर्माण में भारी पैसा लगाते थे। गायक का उस गाने से कोई कानूनी संबंध नहीं रह जाता था। एकदम सही, कोई कानूनी या वित्तीय संबंध। मतलब अगर ऐसे सीधे शब्दों में कहें तो एक बार गाना रिकॉर्ड हुआ, गायक स्टूडियो से बाहर निकला और उस कला पर से उसका सारा हक हमेशा के लिए खत्म। हमेशा के लिए खत्म। ये सोचने वाली बात है कि एक कलाकार अपनी कला में अपनी पूरी आत्मा डाल देता है, घंटों रिहर्सल करता है जी, लेकिन भविष्य में उस गाने की भारी सफलता से उसे कुछ नहीं मिलता। उस समय गिनी चुनी म्यूजिक कंपनियां उन गानों के रिकॉर्डिंग्स को सालों साल बेचती थी। रेडियो पर ये गाने लगातार बजते थे और उनके रिकॉर्ड्स भारी मात्रा में बिकते थे। बिल्कुल। और वो सारा मुनाफा केवल और केवल कंपनियों और निर्माताओं की जेब में जाता था। देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम ने गायकों को एक तरह से दिहाड़ी मजदूर बना दिया था। आज काम किया, आज के पैसे लिए और बात खत्म। कल अगर वही गाना लाखों करोड़ों कमा रहा है तो गायक को एक नया पैसा नहीं मिलेगा। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो आवाज फिल्म की सफलता तय कर रही है उसे ही मुनाफे से पूरी तरह बाहर रखा गया। बहुत अजीब था। लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत तक आते आते स्थितियां बदलने लगी थीं और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐतिहासिक मोड़। जी, दस्तावेज बताते हैं कि इस समय तक लता मंगेशकर केवल एक सफल गायिका भर नहीं रह गई थी, वो भारतीय फिल्म संगीत की सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली आवाज बन चुकी थी। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि उनके गाने रेडियो स्टेशंस पर पूरी तरह से राज करते थे। यहाँ तक कि अक्सर फिल्मों की सफलता इस बात पर निर्भर करने लगी थी कि उसमें लता जी का गाना है या नहीं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिल्म निर्माता इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उस समय के डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर ये शर्त रखते थे कि 3 गाने तो होने ही चाहिए। निर्माताओं को यह भली भांति पता था कि जिस फिल्म के साउंड ट्रैक में उनकी आवाज होगी उसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ जाएगी। और बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी भी। हाँ, असल में उनकी आवाज बॉलीवुड की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक बन चुकी थी। उनका एक तरह से एकाधिकार था इंडस्ट्री पर। बड़े बड़े संगीतकार उनके बिना काम करने को तैयार नहीं होते थे।
लेकिन इतना भारी प्रभाव, इतनी लोकप्रियता और इंडस्ट्री में इतनी डिमांड होने के बावजूद व्यवस्था का वो असंतुलन अपनी जगह पर कायम था। यही सबसे बड़ी विडंबना थी। उन्हें भी रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ एक बार की तय फीस ही मिलती थी। जब कोई चीज किसी बिजनेस के लिए इतनी बड़ी संपत्ति बन जाती है तो स्वाभाविक है कि उसे मुनाफे में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड का पुराना ढांचा इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। एक तरफ तो उस एक आवाज के दम पर पूरी इंडस्ट्री करोड़ों का व्यापार कर रही थी, और दूसरी तरफ उस आवाज के मालिक को निरंतर होने वाली कमाई से पूरी तरह बाहर रखा गया था। ये असंतुलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसे अनदेखा करना असंभव हो गया। जब कोई कलाकार अपनी सफलता के चरम पर होता है और ये देखता है कि उसके काम से दूसरे लोग लगातार अमीर हो रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, एक न एक दिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये व्यवस्था उचित है। और यहीं से लता मंगेशकर ने चुपचाप इस व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा दिए गए तर्क बहुत सीधे, स्पष्ट और तार्किक थे। उनका कहना था कि अगर गानों के पीछे जो भावनात्मक प्रभाव है, जिसके कारण लोग उस गाने से जुड़ते हैं, उसे बार बार सुनते हैं, अगर उस प्रभाव के पीछे गायकों की मेहनत और उनकी कला है, तो उन्हें उस गाने से लंबे समय तक होने वाले मुनाफे का हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और उनका ये तर्क केवल भारत की स्थिति तक सीमित नहीं था। उन्होंने वैश्विक स्तर पर होने वाले बिजनेस मॉडल की तुलना की। एकदम सही। उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया भर की अन्य म्यूजिक इंडस्ट्रीज में कलाकारों को रॉयल्टी दी जाती है। जब किसी कलाकार का काम कमाई करता रहता है तो उसे उसका एक तय हिस्सा मिलता रहता है। तो फिर भारत में प्लेबैक सिंगर्स के साथ ये अलग व्यवहार क्यों? यही उनका सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अगर हम इस पूरे मुद्दे को थोड़ा निर्माताओं के नजरिए से देखें, तो क्या उनका तर्क कुछ हद तक सही नहीं था? आखिरकार अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती तो उसका सारा नुकसान तो निर्माता ही उठाता था। ये बहुत ही सटीक सवाल है। निर्माता ही स्टूडियो का किराया दे रहा है, ऑर्केस्ट्रा का खर्च उठा रहा है और सारा पैसा फंसा रहा है। गायक को तो फिल्म हिट हो या फ्लॉप अपनी फीस मिल चुकी होती थी। यही निर्माताओं का सबसे बड़ा बचाव था। रॉयल्टी देने की मांग केवल कुछ अतिरिक्त पैसे मांगने की मांग नहीं थी। अगर हम गहराई से देखें तो ये सीधे तौर पर सत्ता और नियंत्रण को बांटने की मांग थी। जो निर्माता अब तक मुनाफे और अधिकारों पर अपना एकाधिकार समझते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। उनके पास वास्तव में दो मुख्य तर्क थे। पहला वही जो अभी सामने आया कि वित्तीय जोखिम उनका है। उनका मानना था कि जब काम के पैसे तुरंत दे दिए गए बिना किसी रिस्क के, तो फिर भविष्य के मुनाफे में हिस्सेदारी का कोई औचित्य नहीं बनता। और उनका दूसरा तर्क क्या था? उनका दूसरा तर्क ये था कि अगर गायकों को रॉयल्टी दी जाने लगी तो ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाएगा। आज गायक मांग रहे हैं, कल गीतकार मांगेंगे। हाँ, और परसों संगीतकार मांगेंगे। इससे फिल्मों की निर्माण लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मुनाफे का हिस्सा इतने लोगों में बंट जाएगा कि फिल्म बनाने का पूरा व्यवसाय ही वित्तीय रूप से अस्थिर हो जाएगा। निर्माताओं को डर था कि ये मांग पूरी इंडस्ट्री के कमर्शियल मॉडल को ही ढा देगी। बिल्कुल। ये टकराव वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक गायक और कुछ निर्माताओं के बीच की बहस नहीं रह गई थी, ये पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। आग की तरह। एक पितृसत्तात्मक और ताकतवर स्टूडियो मालिकों से भरी इंडस्ट्री में, जहां सारा पैसा और पावर मुट्ठी भर लोगों के पास था, वहां एक महिला कलाकार का इस तरह से अपनी शर्तों पर अड़ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी और बहुत साहसिक कदम भी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब इस बहस ने सिर्फ निर्माताओं को ही नहीं बल्कि खुद गायकों के समुदाय को भी दो अलग-अलग खेमों में बांट दिया। हाँ, या कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जहां सारे गायक एक साथ मिलकर निर्माताओं के खिलाफ खड़े थे। इसके बजाय इंडस्ट्री के भीतर ही गायकों के बीच एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई और सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऐतिहासिक मतभेद जो उभरकर सामने आया वो था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच का मतभेद। इस मतभेद की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये महज कोई आपसी झगड़ा या ईगो का टकराव नहीं था। बिल्कुल, अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों के अपने अपने ठोस और सिद्धांतिक तर्क थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का नजरिया बहुत ही पारंपरिक और सीधा था। उनका क्या मानना था इस बारे में? उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि गायकों का काम स्टूडियो में आना, अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और अपनी तय फीस लेकर चले जाना है। मतलब रफ़ी साहब का नजरिया एक तरह से उसी पुरानी व्यवस्था का समर्थन कर रहा था कि एक बार काम पूरा हुआ और पैसे मिल गए तो फिर कोई दावा नहीं। हाँ, उनका दर्शन यही था। उनके अनुसार गायकों को भविष्य में होने वाली कमाई या रॉयल्टी की मांग नहीं करनी चाहिए। वो संगीत को एक सेवा के रूप में देखते थे। जी, उनका सोचना था कि संगीत एक ईश्वरीय देन है
निर्माता रिस्क लेते हैं, इसलिए मुनाफे पर पूरी तरह से उनका ही हक होना चाहिए। वे इसे मोल भाव से दूर रखना चाहते थे। दूसरी ओर लता मंगेशकर का दृष्टिकोण पूरी तरह से आधुनिक था। उनका मानना था कि कला केवल एक सेवा नहीं है, बल्कि इसका एक कमर्शियल मूल्य है वो जानती थीं कि उनकी आवाज़ वो प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा रहा है। और जिससे लगातार मुनाफा कमाया जा रहा है। इसलिए कलात्मक अधिकारों और रॉयल्टी की मांग बिल्कुल जायज़ है। और दोनों के विचारों में ये भिन्नता इतनी गहरी हो गई कि इसने इन दो महान कलाकारों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। दस्तावेजों से पता चलता है कि ये विवाद इतना बढ़ गया था कि इन दोनों दिग्गजों ने कई सालों तक एक साथ डुएट गाना बिल्कुल बंद कर दिया था। एकदम बंद कर दिया था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। भारतीय सिनेमा की दो सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित आवाजें, जिन्होंने एक साथ अनगिनत सुपरहिट गाने दिए थे, उन्होंने सैद्धांतिक मतभेदों के कारण एक साथ काम करना ही बंद कर दिया। इसका इंडस्ट्री पर भयानक असर पड़ा था। संगीतकारों और निर्देशकों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। जब उन्हें पता चला होगा कि वो अपनी फिल्म के लिए इन दोनों को एक साथ एक ही माइक्रोफोन के सामने खड़ा नहीं कर सकते। असर बहुत गहरा था। बड़े बड़े संगीतकारों को अपनी धुनों को इस तरह से डिजाइन करना पड़ता था कि या तो वे किसी एक को चुने या फिर किसी और गायक के साथ काम चलाएं। ये बॉलीवुड संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले तनावों में से एक बन गया। पूरा संगीत जगत इस बहस में उलझ गया था कि आखिर सही कौन है, रफी साहब का पारंपरिक नजरिया या लता जी की आधुनिक मांग। लेकिन इस पूरे विवाद और गायकों के बीच के इस भारी बंटवारे के बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो चुकी थी। एक ऐसी लकीर खिंच चुकी थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। बिल्कुल, रॉयल्टी के मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत हो चुकी थी। जो बात पहले कभी सोची भी नहीं जाती थी, वो अब हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और हर निर्माता के दफ्तर में चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी। यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और दूरगामी प्रभाव था। भले ही गायकों का एक वर्ग रॉयल्टी की मांग से सहमत नहीं था, लेकिन उस अटल मांग ने निर्माताओं और कंपनियों को अर्थशास्त्र को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब कोई भी इसे सामान्य बात मानकर टेबल से नहीं हटा सकता था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यह विचार व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने लगा कि गायकों का योगदान केवल दिहाड़ी तक सीमित नहीं है। उन्हें केवल एक मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि सह रचनाकार या को क्रिएटर के रूप में देखा जाना चाहिए। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक बहस को एक जगह रखकर देखें, तो इस सब का असल में क्या मतलब निकलता है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस लड़ाई ने एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया। वो सच्चाई ये थी कि संगीत फिल्मों के लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड मात्र नहीं था। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कमर्शियल प्रोडक्ट था। ये वो उत्पाद था जो अक्सर पूरी फिल्म की लागत से भी ज्यादा कमाई करके देता था। और स्वाभाविक सी बात है कि जो कलाकार उस संगीत को अपनी आवाज से जीवंत बनाते थे, वे उस भारी सफलता में अपनी हिस्सेदारी के हकदार थे। बिल्कुल। और अगर हम आज के परिदृश्य से इसकी तुलना करें तो ये बदलाव साफ दिखाई देता है। आज म्यूजिक इंडस्ट्री का ढांचा पूरी तरह से अलग है। आज के समय में जब कोई गाना रिकॉर्ड होता है तो पहले लंबी बातचीत होती है। कलाकारों और कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। मैं यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम आज के बौद्धिक संपदा अधिकारों या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, तो इसका मूल मतलब यही है ना कि जो कुछ भी आपने क्रिएट किया है उस पर आपका कानूनी हक है। एकदम सटीक परिभाषा है। कोई भी आपकी इजाजत या आपको पैसे दिए बिना उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज यही स्ट्रीमिंग राइट्स इंडस्ट्री का आधार है। तकनीक के इस युग में जहां सब कुछ डिजिटल है, नियम बहुत पारदर्शी हो गए हैं। रेडियो पर बजने वाले गाने हों या यूट्यूब या स्पॉटिफाई, हर जगह रॉयल्टी को ट्रैक किया जाता है। एक गाना जब भी स्ट्रीम होता है तो उसका पैसा कानूनी तौर पर कलाकारों तक पहुंचता है। ये रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज पुष्टि करते हैं कि 1960 के दशक में लिया गया वो स्टैंड इस पूरी यात्रा का एक निर्णायक मोड़ था। इस एक साहसिक कदम ने उस दशकों पुरानी धारणा को तोड़कर रख दिया कि प्लेबैक सिंगर केवल पर्दे के पीछे से गाते हैं। इस लड़ाई ने उन्हें फिल्म संगीत के विशाल व्यापार के मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया। ये एक बहुत ही सुंदर विरासत है। अक्सर लता जी को उनकी सुरीली आवाज के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनका असली प्रभाव कलात्मक अधिकारों की इस लड़ाई में भी साफ दिखाई देता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उनके हक के लिए आवाज उठाना सिखाया। ये साबित किया कि कला की कीमत केवल तालियों से नहीं बल्कि सम्मानजनक अधिकारों से तय होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस विस्तृत चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने वाली बात सामने आती है। आज की डिजिटल दुनिया के संदर्भ में जी,
आज हम एक बेहद आधुनिक और तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, जहां कोई भी कंटेंट, चाहे वो कोई वीडियो हो, ऑडियो हो या डिजिटल आर्ट हो, पलक झपकते ही करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। और मुनाफा कमाता है। इस नए डिजिटल युग में जहां कंटेंट ही नया राजा है, क्या कोई और ऐसा अदृश्य वर्ग है जो आज उसी स्थिति में है जिसमें 1950 के दशक के गायक थे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के छोटे क्रिएटर्स, दिन रात कोडिंग करने वाले डेवलपर्स या डिजिटल आर्टिस्ट्स को अपने काम के सही हक और अपनी रॉयल्टी के लिए आज अपनी लता मंगेशकर की तलाश है? और भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से दबदबा होगा, जब मशीनें खुद कला बनाने लगेंगी, तब क्या होगा? तब इन कलात्मक अधिकारों की परिभाषा कैसे और कितनी बार फिर से बदलेगी? क्या तब भी असली क्रिएटर को उसका हक मिल पाएगा? ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। इन गहरे सवालों और विचारों के साथ हमारे आज के ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।